Good morning, class 7. Beta, today we will discuss chapter 7 of your science book. Okay? देखिए, the name of the chapter is weather, climate and adaptations of animals to climate. तो पहले तो समझिए what is weather, what is climate, what is the difference between weather and climate. उसके बाद adaptations की बारी आएगी. तो सबसे पहले चलो वेदर देखते हैं. व्हाट इज वेदर. ठीक है बेटा, एक बात बता दूं, जो मैं अंडरलाइन की रहती हूं आप लोग अपनी बुक में करिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस वो होती हैं. वेदर जो है वो डे टू डे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो वेदर है. ठीक, यानी हर डे का वेदर अलग हो सकता है. ये डिपेंड करता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड. ठीक है. अब जैसे कि कभी क्लाउडी डे हो सकता है, कभी क्लियर एकदम स्काई हो सकता है, तो ये कभी रेनी हो सकता है सीजन डे जो है. तो वेदर जो है वो डे टू डे के एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे डिपेंड है. रोज का देखते हैं उसमें. और फिर आप लोग टीवी वगैरह पर सुनते होंगे वेदर फोरकास्ट आता है, पहले से भविष्यवाणी की जाती है मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी नहीं होगी, धूप रहेगा बादल रहेगा. इस अब टेम्परेचर की चर्चा हुई है तो क्या है तो आप जानते हैं. टेम्परेचर की चर्चा इसलिए हुई है क्योंकि वेदर जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. अभी हमने चर्चा की भाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, इस सब पे वेदर डिपेंड करता है. तो इस सब के बारे में चर्चा की गई है थोड़ी थोड़ी. तो टेम्परेचर देखिए, जैसे ही मॉर्निंग में सनराइज होता है टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है. ठीक, यदि क्लियर डे है, सनी डे है, तो सनराइज के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और आफ्टरनून तक मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा. फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगेगा टेम्परेचर. ठीक है. अच्छा, अब देखिए, जो थर्मामीटर होता है वेदर के लिए, मेनली वेदर के यूज के लिए टेम्परेचर हमको मेजर करना है या वेदर बताने के लिए टेम्परेचर हमको मेजर करना है, तो हम लोग वो टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. तो मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा रहेगा, आफ्टरनून का. और मिनिमम टेम्परेचर कौन सा रहेगा, सनराइज के ठीक पहले. सनराइज के ठीक पहले जो टेम्परेचर होगा वो मिनिमम टेम्परेचर होगा. तो एक स्पेशल थर्मामीटर आता है जिसको मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर कहते हैं. इससे हम लोग ये दोनों टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर. ठीक है. अब ह्यूमिडिटी की बारी आई. क्या है ह्यूमिडिटी. तो पहले तो ये बता दूं कि ह्यूमिडिटी जो है वो एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर कह लो या एयर कह लो, जो भी कह लो, उसमें वाटर वेपर कितना है इसका मेजरमेंट है, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं. और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के टर्म में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं. एक तरह से परसेंटेज बताया जाता है. जैसे यदि हम कहें कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, तो इसका मतलब कि एयर जो है वो वाटर वेपर से कंप्लीटली सैचुरेटेड है. ठीक है. एयर में वाटर वेपर इतना है कि वो सैचुरेटेड हो गया है. अब और वाटर वेपर उसमें रखने की क्षमता नहीं है एयर में. यदि हम कहें कि 0% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो इसका ये मतलब होता है कि एयर में वाटर वेपर है ही नहीं. देयर इज नो वाटर वेपर इन एयर दैट टाइम. जबकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0% हम कहेंगे तब. इसका ये मतलब होता है. ठीक है. तो इसको मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हाइग्रोमीटर. ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है हाइग्रोमीटर. अब रेनफॉल पे आइए. देखिए, रेनफॉल जो है वो डिपेंड करता है थोड़ा ह्यूमिडिटी पर. जैसे यदि एयर में ह्यूमिडिटी पर्याप्त हो गई है, एयर सैचुरेटेड हो गया है,
वाटर वेपर से, और अचानक मान लीजिए टेम्परेचर कम हो गया, तब बताया इन्होंने कि बारिश होती है। देखिए लाइन, व्हेन द एयर इज क्लोज टू बीइंग सैचुरेटेड एंड टेम्परेचर सडनली फॉल्स इट रेन्स, यानी ह्यूमिडिटी का रोल है रेनफॉल में, ठीक है। अब देखिए रेनफॉल जो होती है इसको मेजर करने का क्या इंस्ट्रूमेंट है, रेन गेज का जो इंस्ट्रूमेंट है रेनफॉल को मेजर करने का वो है रेन गेज, ठीक है। ये तो था वेदर के बारे में। क्लाइमेट के बारे में आइए थोड़ा। क्लाइमेट डे टू डे कंडीशन नहीं है, ये एक कहना चाहिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम बता रहे हैं गर्मी का जब सीजन चलता है तो वो गर्मी का सीजन ही है, ऐसा नहीं कि वो रोज चेंज हो रहा है, आज गर्मी और कल जाड़ा, ऐसी बात नहीं। वेदर डे टू डे आप बताते हैं, लेकिन क्लाइमेट, यदि कहीं की क्लाइमेट हम कहते हैं कि एक्सट्रीम क्लाइमेट है, उसका मतलब ये होता है कि वहाँ ठंडी में बहुत ठंडी और गर्मी में बहुत गर्मी होती है। तो एक पूरे पीरियड की बात होती है, जैसे कि कुछ महीने ऐसे होते हैं ईयर के कि जिस समय क्लाइमेट जो है वो कैसा रहेगा, रेनी रहेगा उस समय, ठीक है। तो ये भी है, और दूसरे की ये भी नहीं, एज ए होल लिया जाता है। एज ए होल लेने का क्या मतलब है, कहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है, कहाँ की क्लाइमेट ऐसी है कि ठंड ज्यादा पड़ती है, कहाँ की क्लाइमेट ऐसी है कि गर्मी ज्यादा पड़ती है, कहाँ की क्लाइमेट ऐसी है कि जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, ये क्लाइमेट का सेंस होता है, ठीक है। अब क्लाइमेट डिपेंड करता है कई चीजों पर। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट है लैटिट्यूड, कैसे डिपेंड करता है, तो देखिए इन्होंने समझाया कि देखा जाए तो अर्थ पे या अर्थ को हम लोग 3 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 टेम्परेचर जोन्स में। कैसे, देखिए ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, देख रहे हैं। इक्वेटर पे सन रेज जो है बिल्कुल सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ गर्मी ज्यादा होती है। तो देखिए इक्वेटर के अगल बगल टॉरिड जोन कहलाएगा, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा। अब आप यहाँ आइए, सनरेज यहाँ और यहाँ बिल्कुल तिरछी जाएंगी, डायरेक्ट नहीं जाएंगी, सीधी नहीं जाएंगी, तिरछी जाएंगी। तो यहाँ पे ठंडी ज्यादा पड़ती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। ये फ्रिजिड जोन है, नॉर्थ फ्रिजिड जोन और साउथ फ्रिजिड जोन। और टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच का, टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच का जो पार्ट है अर्थ का, वो कौन सा जोन है, टेम्परेट जोन है। इधर नॉर्थ टेम्परेट जोन और इधर साउथ टेम्परेट जोन। समझ में आया। ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे स्ट्रेट सनरेज आती हैं, तो इक्वेटर के आसपास क्या है, टॉरिड जोन है। दोनों पोल्स पे क्या है, तिरछी सनरेज जाती हैं, फ्रिजिड जोन है। नॉर्थ वाले पोल पे नॉर्थ फ्रिजिड जोन, इधर साउथ फ्रिजिड जोन। और फ्रिजिड जोन और टॉरिड जोन के बीच का जो जोन है वो टेम्परेट जोन है। इधर का नॉर्थ टेम्परेट जोन, इधर का साउथ टेम्परेट। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इतने पार्ट आप कर सकते हैं इसके, ठीक है। इसका भाई वेदर तो डिपेंड, सॉरी क्लाइमेट तो डिपेंड कर ही रही है ना। यहाँ की क्लाइमेट हॉट है, यहाँ का देखिए एकदम ठंडा है, और बीच में दोनों के बीच की कंडीशन है। अब अल्टीट्यूड देखिए, अल्टीट्यूड से आप ये समझिए कि जैसे जैसे, देखिए पहले ये समझिए किसी भी स्थान की ऊंचाई, वो स्थान कितनी ऊंचाई पर स्थित है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सी सरफेस से उसकी ऊंचाई कितनी है। कोई भी ऊंचाई हम सी सरफेस से मेजर करते हैं, ठीक है। कहीं भी आप जाते हो, बद्रीनाथ धाम, अमरनाथ, कहीं भी जाते हो, तो भाई कितनी ऊंचाई पर हो, तो इतने फीट की ऊंचाई पर है। उसका क्या मतलब, उसका मतलब है कि समुद्र के तल से, सी सरफेस से आप उतनी ऊंचाई पर। तो देखो जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई पर चलते जाओगे, वैसे वैसे ठंड जो है बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। तो ये
बताया गया है कि इन जनरल टेम्परेचर फॉल्स बाय अबाउट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री विथ एवरी राइज ऑफ 300 फीट अबव द सी लेवल। यानी सी लेवल से 300 फीट ऊपर चढ़े, टेम्परेचर में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट गिरावट आ गई, फिर 300 फीट ऊपर चढ़े, फिर जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट गिरावट आ गई। इस तरह से टेम्परेचर में गिरावट आती जाती, जितनी ऊंचाई पे जाओगे उतना तुम्हें ठंड लगेगी। क्लोजनेस टू सी से क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, जो भी स्थान समुद्र के आसपास होते हैं वहाँ की क्लाइमेट जो है ऐसी होती है, मॉडरेट होती है, मतलब ना बहुत ज़्यादा ठंडी और ना बहुत ज़्यादा गर्मी, ठीक है। और जो स्थान समुद्र से दूर होते हैं भाई, वहाँ तो एक्सट्रीम क्लाइमेट पाई जाती है। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब मैंने भी बताया था कि भाई ठंड पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा और गर्मी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा। अब विंड्स पर आते हैं, देखिए थोड़ा, तो वेदर हमारा, क्लाइमेट हमारी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि उस समय हवा कैसी चल रही है। जिस समय देखिए, ड्यूरिंग विंटर्स विंड्स ब्लो फ्रॉम माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जब नॉर्थ इंडिया से मतलब नॉर्थ के कहना चाहिए माउंटेन्स से जब हवा आती है नॉर्दर्न प्लेन पर, उस समय थोड़ी ठंडक आपको लगती है, ठीक। और गर्मियों में जब विंड्स जो हैं राजस्थान से आती हैं दिल्ली, तो उस समय दिल्ली का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो ये वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस है बेटा, जैसा बताया मैंने पहले ही कि ये वेदर पार्टिकुलर डे का होता है, क्लाइमेट जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ये एवरीडे चेंज होगा या एक दिन में भी कई बार वेदर चेंज हो सकता है। ये जनरली फ्यू डेज तक अनचेंज रहता है क्लाइमेट जो है। वेदर डिपेंड करता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल पर, और क्लाइमेट डिपेंड करता है अल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, विंड, इस सब, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन फ्लोरा एंड फोना, तो भाई इफेक्ट तो पड़ता ही है, लेकिन एडवर्स इफेक्ट से अपने आप को बचाने के लिए फ्लोरा, फोना, प्लांट्स, एनिमल्स सब में, ठीक है, व्यवस्था होती है। ऑटोमेटिक व्यवस्था नेचर के द्वारा हो जाती है। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आप हिली एरिया में जाइए, माउंटेनस एरिया में जाइए, यानी पहाड़ों वाले इलाके में, वहाँ के कुत्ते भी आपको बहुत प्यारे लगते हैं। क्यों? खूब बाल होते होंगे। क्यों? ठंड से बचाव के लिए होता है। तो इस तरह से जो एनिमल जहाँ रहता है वहाँ यदि एडवर्स क्लाइमेट है, प्रतिकूल क्लाइमेट है, तो उससे बचाव के लिए नेचर ने उसमें साधन दे दिए हैं। अब पोलर रीजन में बहुत ठंड होती है, ठीक है, तो यहाँ जो एनिमल्स रहेंगे, जैसे पोलर बियर है, पेंगुइन है, साइबेरियन क्रेन है, तो देखिए पोलर बियर का दिया भी हुआ है कैसे पोलर बियर अपना बचाव करता है। पोलर बियर की बॉडी में पहली बात तो कि 2 लेयर तो फर की होती है, रोए की, उसके नीचे स्किन के नीचे इनकी फैट की लेयर होती है, जिसको ब्लबर कहते हो, ठीक है, ठंड से बचाने के लिए। वाइट कलर के होते हैं, तो ये शिकार करने जाएंगे तो शिकार को नहीं दिखाई देंगे, भाई बर्फ है, बर्फ में इनका कलर छिप गया। तो दोनों तरह से देखिए, ये शिकार करने जाएंगे, शिकार इनको नहीं देख पाएगा, और ये शिकार को देख लेंगे। दोनों तरह से रक्षा होती है इनकी। ये अच्छे स्विमर भी हैं, बढ़िया तैर लेते हैं। इनके पॉज जो हैं वो इस लायक होते हैं, काफ़ी चौड़े पॉज होते हैं, वो इस लायक होते हैं कि वो तैरने में भी मदद करते हैं और बर्फ पे चलने में भी मदद करते हैं, ठीक है। सूंघने की पावर भी जबरदस्त बियर्स की होती है, बहुत दूर से ही किसी चीज़ की स्मेल इनको आ जाएगी, तो इनको सुविधा होती है दोनों काम में, वही शिकार करना, शिकार से बचना। अब पेंगुइन है, देखिए ये कैसे अपने को गर्म रखेगी, जब चिक्स
पैदा होते ना, सब एक साथ एक में सट सट के रहेंगे, जिससे कि गर्मी रहेगी। और देखिए ब्लैक कलर का फेदर होता है, इससे क्या फायदा होगा, सन हीट को एब्जॉर्ब करेगा ये, और वो गर्मी बॉडी को मिलेगी। ठीक है, ये भी अच्छे स्विमर हैं। बॉडी स्ट्रीमलाइन, यानी स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है कि आगे और पीछे पतला, बीच में चौड़ा, इससे तैरने में मदद मिलती है। और ये कम्युनिटी में रहना, यानी ग्रुप में रहना ये पसंद करते हैं। इससे एक ये भी फायदा होता है इनका कि शिकारी इनको जल्दी देख नहीं पाते हैं। ठीक है, अब साइबेरियन क्रेन है। साइबेरियन क्रेन को भी ये है कि जब ठंडी का सीजन है, ठंड ज़्यादा पड़ने लगी तो ये माइग्रेट कर जाएंगे वार्मर रीजन में, इसी को माइग्रेशन कहते हैं। और वैसे माइग्रेशन जो है वो इसके कारण भी होता है, और यदि फूड की स्कैरसिटी हो गई तब भी बर्ड्स माइग्रेट कर जाती हैं, ये बात होती है। देखिए साइबेरियन क्रेन को मान लीजिए माइग्रेट करना है, एक जगह से दूसरी जगह दूर जाना है, तो होता है ना, आप कहीं सफर पे जाते हो तो मम्मी खूब बना के रख लेती हैं खाना नाश्ता, तो साइबेरियन क्रेन को कौन बना के देगा। तो इन लोगों में फैट इनके में भी होता है, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ऐसे समय में जब इनको भोजन का अभाव है। ठीक है, एक और क्वालिटी होती है, साल में 1 या 2 बार इनके फेदर्स जो हैं वो पुराने हट जाते हैं, नए आ जाते हैं। ठीक है, और ये लोग भी फ्लॉक में, झुंडों में ये लोग भी उड़ते हैं ताकि एनर्जी लॉस कम हो और शिकारियों से ये बच सकें। ठीक है, शिकारी इनको न देख सकें या ये लोग सुरक्षा मिलजुल के आपस में कर सकें, ये व्यवस्था हो। अब देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जहाँ हेवी रेनफॉल है, टेम्परेचर भी है। ठीक है, रात को भी टेम्परेचर गिरेगा तो 20 to 25, इससे डाउन नहीं जाएगा। तो यहाँ पे रेनफॉल यानी अच्छा खासा जंगल पाया जाता है, उसमें भी कई लेयर पाई जाती है। कई लेयर का मतलब बहुत ऊंचे पेड़, जैसे कि कैपॉक ट्री है, बहुत ऊंचे पेड़, फिर थोड़ा नीचे जो कि जिसकी पत्तियां जो हैं वो कहना चाहिए कि सन को भी ब्लॉक कर देती हैं, कैनोपी बनाती हैं, जैसे छाते की तरह का डिज़ाइन बन जाता है उसके ऊपरी शाखाओं और पत्तियों से। फिर उसके नीचे भी प्लांट्स होते हैं जहाँ पर बहुत कम सनशाइन पहुँचती, इस तरह से लेयर तमाम बने हुए हैं। और अब आइए थोड़ा सा दिया है, लॉयन टेल मैकेक एनिमल है, तो क्या अडेप्टेशन में होगा इसके बारे में पहली बात बताया है कि ये एर्बोरियल है और अपना ज़्यादा समय ये ट्री टॉप्स पर ही बिताता है, तभी तो एर्बोरियल कहते हैं ना। और वहाँ पे उसको भोजन भी मिलता है, सेफ्टी भी मिलती है। ठीक है, और देखिए ये खासियत इनकी मेन है, चेहरे के चारों तरफ वाइट का जैसे दाढ़ी की तरह का, इसको बियर्ड एप भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो तो उसके बारे में तो बात नहीं की गई है, क्या कहते हैं अडेप्टेशन के बारे में। एक बताया है कि मतलब लॉयन टेल मैकेक जो है वो ऐसा होता है। अब रेड आइड ट्री फ्रॉग, तो देखिए आप देख ही रहे रेड आइड क्यों कहा जा रहा है, पेड़ों पर रहता है इसलिए ट्री फ्रॉग कहा गया। बॉडी जो है थोड़ी ग्रीन है, थोड़ी ब्लू है, येलो स्ट्राइप्स इस पर हैं। ठीक है, दृष्टि इनकी भी तेज है, सुनने की क्षमता भी अच्छी है, जिससे इनको हंटिंग में मदद मिलती है और अपने आप को बचा लेते हैं, कोई दूसरा इनकी हंटिंग करे उससे बचा लेते हैं। टॉकन बर्ड है, इसका तो देखिए बीक ही बहुत बढ़िया होता है, बिल्कुल लंबा और कलरफुल बीक। कहा जाता है कि इनकी बॉडी की जितनी साइज होती है उसकी हाफ साइज की तो यही होती है, बीक इनकी होती है। ठीक है, और इससे क्या इनको मिलता है कि ब्रांचेस में जो फ्रूट्स लगे हुए हैं दूर से ही ये पा जाते हैं उसको, क्योंकि नाजुक ब्रांचेस पे जाएंगे तो मे बी वो ब्रांच टूट जाए, तो दूर से ही नाजुक ब्रांचों के फलों को ये ले लेते हैं। ठीक है, एशियन एलिफेंट की बात करें, ये सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं ना, इसीलिए इसकी चर्चा की जा रही है। तो एशियन एलिफेंट जो है उसके बारे में देखिए क्या है,
तो इनके पास भी देखिए जो इनका ट्रंक है काफी सेंसिटिव होता है, और यानी हियरिंग की पावर, स्मेलिंग की पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसके में ये होती है कि इनकी जो हियरिंग का काम होता है, सुनने का, केवल ईयर्स से नहीं होता है, ट्रंक के थ्रू भी होता है, फीट के थ्रू भी। जरूर अंडरलाइन करिएगा जो मैंने किया है। देखिए, द हियरिंग इज नॉट ओनली थ्रू द ईयर्स बट ऑल्सो थ्रू द ट्रंक एंड द फीट विच आर सेंसिटिव टू वाइब्रेशंस। ठीक है। और ट्रंक जो है वो अपर लिप का मॉडिफिकेशन है, जानिए इस चीज को आप। अपर लिप एंड नोज, इसका मॉडिफिकेशन है ट्रंक। ठीक। तो इट हेल्प देम ब्रीथ, सांस लेने में मदद करता है जब ये तैर रहे होते हैं, पानी में चल रहे होते हैं। ठीक है। और उससे ये घास वास भी उखाड़ते हैं। ठीक है। इस तरह से बेटा घास को खाने के लिए भी उखाड़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो सफाई के लिए भी घास से उखाड़ देते हैं। घास है, छोटे मोटे प्लांट है। देखिए, अपरूट ग्रासेस एंड प्लांट नॉट ओनली फॉर ईटिंग बट ऑल्सो टू पुश देयर वे थ्रू फॉरेस्ट। बस बेटा लेसन तो हो गया ये आपका। चलिए, अच्छी बात है, हो गया। तो ये होमवर्क नोट करिए आप। ये एक्सरसाइज डी जो है ये आपका होमवर्क रहेगा, लर्न एंड राइट। ओके बेटा, थैंक यू।